नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई से एनडीए की तरफ से चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। आज जमुई के खैरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 28 मिनट के भाषण में इंडिया गठबंधन के दलों पर हमले किए, राजद और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और भ्रष्टाचार की बात की, आतंकवाद की बात की, नक्सलवाद की बात की और भी बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने भाषण दिया। आइए इस एपिसोड में हम पीएम मोदी के जमुई में दिए गए भाषण का ऑपरेशन करते हैं। देखते हैं कि उन्होंने अपने 28 मिनट के भाषण में किन किन मुद्दों को उठाया और विपक्षी दलों पर कैसे हमले किए। पहले बात करते हैं परिवारवाद की। मोदी आजकल जहां भी भाषण देते हैं तो भ्रष्टाचार के साथ साथ परिवारवाद की बात करते हैं। आज जमुई में भ्रष्टाचार की बात उन्होंने की, लेकिन क्या परिवारवाद पर हमला बोला? आज मोदी ने परिवारवाद पर एक शब्द नहीं बोला। जमुई लोकसभा सीट से एनडीए के लोजपा रामविलास की पार्टी से अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं। चिराग पासवान का पूरा परिवार यानी रामविलास पासवान का पूरा परिवार या पार्टी परिवारवाद की पार्टी है और चिराग पासवान परिवारवाद की उपज है। क्या इसलिए नरेंद्र मोदी ने आज के अपने भाषण में परिवारवाद शब्द एक बार भी नहीं बोला? परिवारवाद की उनकी परिभाषा सिर्फ विपक्षी दलों को लेकर ही क्यों होती है? उनके अपने दल में, उनके अपने गठबंधन में जो परिवारवाद खुल्लम खुल्ला होता है उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, चुप्पी साध जाते हैं। यहां बहुत चालाकी से उन्होंने परिवारवाद पर एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास पार्टी से अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है जो उनके अपने बहनोई हैं। वहां से महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास चुनाव लड़ रही है। अब बात करते हैं हम भ्रष्टाचार की। मोदी ने आज भी अपने भाषण में भ्रष्टाचार को लेकर हमले किए, कांग्रेस और राजद को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी कहता है भ्रष्टाचार को हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। क्या भ्रष्टाचार को लेकर मोदी की जो गारंटी है, क्या ईमानदार गारंटी है या फिर जनता को बेवकूफ बनाते चलते हैं? भ्रष्टाचार पे हमने पहले भी एपिसोड किया है कि कैसे तमाम भ्रष्टाचारी हेमंत विश्व शर्मा से लेकर एक लंबी फहरिस्त है अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल तक और उसके बाद अभी अशोक चौहान तक, जो तमाम भ्रष्टाचारी हैं वे बीजेपी में शामिल होते चले गए और उनके सारे आरोप धुल गए। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कैसे होता है उस पर हम और बात करते हैं। मोदी बार बार भ्रष्टाचार पर वार करते हैं, कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को मिटाकर दम लेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। उनका भ्रष्टाचार सिर्फ विरोधी पार्टियों का ही भ्रष्टाचार है, लेकिन तमाम भ्रष्टाचारी उनके दल में चले जाते हैं तो वे पाक साफ हो जाते हैं। पिछले कई साल का अगर हम उठाकर देखें जो रिपोर्ट कैग की रिपोर्ट है तो उसमें बीजेपी की ईमानदारी की पोल खुल जाती है। कैग की रिपोर्ट पर आइए नजर डालते हैं। फ्रंट लाइन की रिपोर्ट जो 17 अगस्त 2023 को छपी, उसमें जो लिखा गया है उस पर हम रोशनी डालते हैं। पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना की। योजना के डेटाबेस में मृतक के रूप में दर्ज 3446 मरीजों के इलाज में कुल 6.97 करोड़ रुपए वितरित हुए। यानी जो मरे हुए व्यक्ति थे 3446 लोग, उनको मरीज बनाकर 6.97 करोड़ रुपए का गबन कर दिया गया। अब बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे परियोजना की।
मामला पिछले दिनों आया था, उसमें 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च करना था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 250.77 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसके अलावे 6 राज्यों में 57.45 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा भी कैग ने किया था। ये तो चंद बानगी है। पूरे देश में लूट मची है, लेकिन मोदी कहते फिरते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। बीजेपी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जो यह लड़ाई है वो खोखली लड़ाई है, और नरेंद्र मोदी बार बार झूठ बोलते हैं कि वे भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर उनके वादे जुमले हैं और कुछ नहीं। आप अंधभक्तों के मुंह से यह कहते जरूर आपने सुना होगा कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज मोदी ने भी जमुई में कहा कि 10 साल पहले भारत गरीब और कमजोर देश था, और अब भारत की साख दुनिया में बढ़ी है, उसकी हैसियत बढ़ी है। आटे के लिए तरसने वाला देश भारत पर हमला करके भाग जाता था, लेकिन मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। आज भारत दुश्मन देश को घर में घुसकर मारता है, लेकिन क्या यह सच्चाई है? मोदी कहते हैं कि हमने आतंकवाद को मिटा दिया, नक्सलवाद को मिटा दिया, और पड़ोसी जो दुश्मन देश हैं वे डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई है या इसमें भी घालमेल है? यह भी जुमला ही है। तो आइए हम एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। न्यूज 18 हिंदी वेबसाइट के अनुसार जनवरी 2024 में जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना की गाड़ियों पर आतंकी हमला हुआ। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि राजौरी व पुंछ सेक्टर में पिछले 7 महीनों में अधिकारियों व कमांडो सहित 20 भारतीय सैनिक मारे जा चुके हैं। गत 2 वर्षों में इन क्षेत्रों में 35 से अधिक सैनिक मारे गए। 21 दिसंबर 2023 को बड़ा हमला हुआ था, आतंकी हमला, जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे, 3 घायल हुए थे और 2 गाड़ियों पर यह हमला किया गया। 14 फरवरी 2019 की घटना है। सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले हुए थे। आपको पुलवामा की घटना याद होगी, उसमें 44 जवान शहीद हुए थे। 15 जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प में चीन के हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। ये तो चंद बानगी हैं। मोदी के रीजन में पुलवामा घटना एक बड़ा आतंकी घटना थी, जिसको लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी मोदी को घेरा था और कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। इसलिए जो मोदी का डंका है, जो मोदी कहते हैं कि हमने आतंक दुश्मन देश थर थर कांपता है, यह एक तरह से जुमला ही है। चीन आंखें तरेरता रहता है। चीन कैसे भारतीय भूभाग पर अंदर तक घुस आया, ये हम लोगों ने रिपोर्टें पढ़ी हैं। तो मोदी जो जनता के बीच आकर जनसभाओं में बोलते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत, ये आप खुद इसको तय कीजिए, इसको जज कीजिए। आज पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि दलितों वंचितों के प्रिय मेरे मित्र पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान हमारे बीच आज नहीं है। चिराग पासवान उनके सपनों को पूरा करने में लगे हैं, उनके विचारों को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जनता ने, देश के नागरिकों ने वो घटना भी देखा है कि कैसे रामविलास पासवान के निधन के 1-1.5 साल बाद ही उनके बंगले 12 जनपथ को कैसे जबरन खाली करा दिया गया था। उनके घरेलू सामानों को, तस्वीरों को, सम्मान और स्मृति चिन्ह को कैसे बंगले के बाहर सड़कों पर फेंक दिया गया था। तब चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी कि बंगला खाली कराने के तरीके से मुझे दिक्कत हुई है, मेरे पिताजी की तस्वीर को भी फेंक दिया गया है।
आज वही मोदी रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। और चिराग पासवान ने तो कई बार कहा है, अपमानित होने के बाद भी, कि मोदी जी के हम हनुमान हैं। ऐसे हनुमान मोदी जी को मुबारक, लेकिन दलितों को, दलित समाज को जो अपमानित महसूस कराया गया उस समय, उस वक्त में, वे कैसे भूल जाएंगे कि दलितों के प्रिय नेता रामविलास पासवान को उनके निधन के बाद किस तरह से जलील किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। पीएम मोदी ने आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि ये लोग कर्पूरी ठाकुर को गालियां देते थे, आज भारत रत्न देने का भी ये लोग विरोध करते हैं। कोविंद जी का भी इन्होंने विरोध किया और द्रौपदी मुर्मू को हराने में इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन क्या यह सच्चाई है? क्या यह हकीकत है? हकीकत तो यह है कि कर्पूरी ठाकुर ने जब पिछड़ों को आरक्षण दिया, तो आज जो बीजेपी है वो तब कल जनसंघ थी। जनसंघ वालों ने कैसे कर्पूरी ठाकुर को गालियां देते थे। क्या कोई मीडिया वाला प्रधानमंत्री मोदी से पूछेगा कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने तो, आपके जो संगठन थे, जनसंघ के जो लोग थे, उन लोगों ने कितनी भद्दी भद्दी गालियां कर्पूरी ठाकुर को दिया करते थे। और जहां तक कोविंद जी की बात है या द्रौपदी मुर्मू की बात है, तो स्वाभाविक है कि जो विपक्षी दल के जो लोग हैं, जो पार्टी है, वो अपनी ओर से प्रत्याशी राष्ट्रपति पद के लिए एक उम्मीदवार देंगे। किसी भी बयान में ऐसा नहीं आया कि उन लोगों ने उन लोगों का विरोध किया, कोविंद जी का या द्रौपदी मुर्मू का। इसलिए जनता को बेवकूफ बनाने में माहिर हमारे जो महामानव हैं, कैसे शब्दों का जाल फेंक कर फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। पीएम मोदी ने आज फिर से बिहार में जंगल राज की बात दोहराई है। उन्होंने याद दिलाई लोगों को कि कैसे 90 के दशक में जंगल राज स्थापित हो गया था, उसकी बात उन्होंने की। लेकिन क्या जंगल राज 90 के दशक में ही था या उसके 90 के पहले भी था? अभी एक दिन पहले पीएम मोदी ने नमो ऐप, नमो टीवी और अपने यूट्यूब चैनल से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उनका उत्साहवर्धन करते हुए निर्देश दिया था कि बूथ स्तर पर सम्मेलन कराकर बुजुर्गों को बुलाएं और उनके माध्यम से युवाओं को 90 के दशक का अनुभव कराएं। ये बात प्रमुखता से उन्होंने कही थी। कल मुझे एक बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने मुझे ये जानकारी दी कि ऊपर से, शीर्ष नेतृत्व की ओर से हर एक जिले में ये निर्देश आया है कि गांव-गांव तक ये बात ले जाएं, जंगल राज वाली बात प्रमुखता के साथ लोगों के दिमाग में डालें कि कैसे लालू के रीजन में जंगल राज हुआ करता था। लेकिन क्या 90 के बाद ही बिहार में जंगल राज था या 90 के पहले भी? जंगल राज पर हम आगे एक एपिसोड हम करेंगे, विस्तार से उसमें बातें करेंगे। लेकिन 1977 में पटना जिले के बेलछी गांव में 14 दलितों को मार दिया गया था, नृशंस हत्या कर दी गई थी, एक खास दबंग जाति के लोगों ने की थी। क्या 1977 में लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे? क्या राजद का शासनकाल था वो 1977? बिहार में जातीय संघर्ष का एक लंबा इतिहास है और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जब 90 के पहले तो अधिकतर सवर्णों की ही सत्ता रही शासन में, प्रशासन में, मीडिया में, वो अब भी है। लेकिन 90 के पहले, लालू के रीजन के पहले बिहार में जो कुछ हो रहा था, दलितों, पिछड़ों पर जो अत्याचार सामंती और दबंग जातियों के द्वारा जो किया जाता रहा, क्या उसे महाजंगल राज नहीं कहा जाएगा? कैसे एक सवर्ण जाति के लोग खुद कुर्सी पर बैठे होते थे और उनके दरवाजे पर यदि कोई पिछड़ी जाति का या दलित जाति का अगर कोई आ जाए तो उसे कैसे नीचे बिठाया जाता था? अगर दलित चप्पल पहनकर किसी बाबू साहब के टोले से गुजर जाए
तो फिर उसकी शामत आ जानी है। आप उस वक्त 90 के पहले जिस तरह सामंती और वर्चस्व वाली समूहों और जातियों और समूहों का तांडव था, जो आतंक था कि आप कुछ बोल नहीं सकते अगर कमजोर वर्ग से है, कमजोर वर्ग समूह से है, तो कैसे जाति के आधार पर उन्हें अपमानित किया जाता था, वो बिहार ने देखा है। वो इस जंगल राज से, वह महाजंगल राज जो 90 के दशक के पहले का था, उसे बिहार ने महसूस किया है। मोदी जी, बथानी टोला नरसंहार, बारा नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, सेनारी गांव में जो कांड हुआ उसने पूरे देश ने देखा। शंकर बिघा नरसंहार, मियापुर नरसंहार समेत ऐसे कई नरसंहार हुए हैं जो बिहार की धरती को रक्त रंजित किया है। निस्संदेह इसमें दलित पिछड़ों को भी मारा गया और सवर्णों को भी मारा गया, लेकिन क्या सवर्णों को जो की हत्या की गई या नरसंहार हुआ वो यूं ही हो गया? तब एक तरफ एमसीसी था और दूसरी तरफ रणवीर सेना के लोग थे, और एक जातीय वर्चस्व की लड़ाई और जातीय संघर्ष जो हुआ उसने पूरे देश ने उसे देखा, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसलिए 90 का जो दशक है वो एक तरह से भले नरसंहार हुए, लेकिन उसके बाद की जो पीढ़ी है वो सुकून की नींद ले रही है। और अब लालू की ही देन है, लालू प्रसाद की ही देन है कि 80-85% जो आबादी है दलित पिछड़ों की, मजलूमों की, कमजोर वर्ग की, वो अब सीना तान कर बोलता है, सम्मान के लिए लड़ता है गरिमा के साथ। और यह सम्मान किसी जनसंघ ने नहीं, किसी आरएसएस ने नहीं, किसी बीजेपी ने नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव ने वो सम्मान दिलाया था। जिस वंचितों और दलितों की बात आप करते हैं उसके अधिकार छीनने में बीजेपी सबसे आगे है। लालू प्रसाद यादव ने भले सड़कें नहीं बनवाई, लेकिन सदियों से सताए हुए लोगों को एक आवाज दी, उन्हें मजबूत बनाया, और यह सबसे बड़ा काम था उनका, जिसे इतिहास में याद किया जाएगा। सड़कें बनती बिगड़ती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, टूटती हैं, लाइट लगेंगी फिर खराब हो जाएंगी, फिर लगाया जाएगा, लेकिन हजारों साल से जिस दलित और पिछड़ों को सामंती जातियों ने जिस तरह से अपमानित किया, उसके गले में हांडी बांधी, उसके पीछे झाड़ू लटकाया और न जाने कितने अनगिनत अत्याचार किए, मोदी जी वो महाजंगल राज ही था। इसलिए जो राजद इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं वो दिखाएं, बताएं कि 90 के पहले जो महाजंगल राज था बिहार में, वो किस तरह से दलितों और पिछड़ों को, मजलूमों को, कमजोर वर्गों को अपमानित करता था जाति की वजह से। यह बताना होगा। और मोदी जी ने तो आज बहुत लंबी लंबी बातें की, मोदी की गारंटी की भी बात की, बिहार बदल देने की बात की, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेन, चंद्रयान, G20, पता नहीं क्या क्या, लेकिन परिवारवाद की बात आज उन्होंने नहीं की। मोदी के इस पूरे भाषण का ऑपरेशन आप जनता भी करिए कि जो कुछ बोल के गए हैं बिहार से लौटे हैं बोलकर जमुई की धरती से, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है और कितना जुमला। इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुक्रिया।